नमस्कार। 2:30 बजे से काफ़ी लेट है हम, आधा घंटा, क्योंकि जिस तरह वडोदरा शहर में बारिश चल रही है और जिस तरह पिछले 3 दिनों से जो वडोदरा शहर का माहौल है, हर व्यक्ति लेट होता है या पहुंच नहीं पाता है। और ये बाढ़ की परिस्थिति देन किसकी है ना, इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हम हाजिर हुए हैं वीएनएम लाइव के जरिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और वडोदरा शहर 31 जुलाई रात 11 बजे से बंद हो चुका है कमरों में। हर व्यक्ति जहां था वहीं रह गया। मैं बार बार बोल रही हूं, पिछले 2 दिन से जब भी मैं बाहर निकली फील्ड में, मैंने कहा कि वडोदरा शहर को हमने यानी इस बारिश ने और बाढ़ ने 2 हिस्सों में बांट दिया। विश्वामित्री के उस पार जो लोग हैं वो वहीं रह गए, इस पार जो लोग हैं वो वहीं रह गए। बिल्कुल एक दूसरे से कोई प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे। यहाँ तक कि जैसे शहर में 48 फीडर बंद कर दिए गए, यानी कि लाइट भी नहीं, पानी नहीं। भर बारिश में चारों तरफ पानी है मगर पीने के लिए पानी नहीं है। इतनी बुरी परिस्थिति। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, वडोदरा प्रशासन, वडोदरा पुलिस, इतनी सारी टीमें काम कर रही है। कब? जब बाढ़ आ जाती है। उससे पहले क्या होता है वो किसी को आज सवाल रिपोर्टर के पास जरूर है, लोगों के पास जरूर है, मगर जवाब प्रशासन के पास नहीं है। तो फिर अगेन यही सवाल उठता है। हर पत्रकार आज यही सोच रहा है, पूछ रहा है कि वडोदरा शहर की बाढ़ किसकी देन, कैसे ये हालात पैदा हुए। 2005, 2014 और 2019। 2019 में वर्स्ट परिस्थिति हुई है ये 2 सालों से ज्यादा। अब ये सारी चीजें जब हम सोचते हैं बींगे पत्रकार, तो फिर ख्याल आता है कि क्यों ना हम इसके एक्सपर्ट से बात करें। वडोदरा शहर में आज जो बारिश हुई है ये 2 दिन में, इससे पहले कई सालों से बारिश होती आई है और परिस्थिति इतनी ज्यादा गंभीर नहीं हुई थी। 2005 से पहले की मैं बात कर रही हूँ। 2005 से जिस तरह वडोदरा शहर में बारिश के टाइम पर जो बदलाव आए हैं, जो परिस्थिति वर्स्ट से वर्स्ट हुई, सैलाब आ जाता है वडोदरा शहर में जब थोड़ी सी बारिश होती है। मैं थोड़ी सी बारिश इसीलिए कह रही हूँ कि 20 इंच बारिश एक दिन में हुई और परिस्थिति जिस तरह बिगड़ी ना, वो उसमें ऐसा लग रहा था कि 50 इंच बारिश हुई हो। तो फिर प्रशासन क्या कर रहा था इससे पहले? भूपेंद्र सिंह चुडासमा कैबिनेट मंत्री है हमारे, उन्होंने एक कमेंट किया है कि व्हाइट हाउस में भी पानी भरता है तो क्या फर्क पड़ जाता है, वडोदरा शहर के घरों में पानी भरे, वडोदरा शहर के हजारों लोग पानी में परेशान रहें, अपने अपने घरों में उनको रहने पर वो मजबूर हो जाए, एनडीआरएफ की टीम उनको रेस्क्यू करके बाहर लाए। ऐसी परिस्थितियां तो होती रहती है। हम हिंदुस्तानी ऐसी सारी चीज़ों से यूज टू हो चुके हैं, ऐसा उनका कहना है। बस ऐसी सब बातों, इतना सारा ज़्यादा इसीलिए मैंने बोल दिया है कि आप थोड़े से समझ जाए कि आज किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ में जो एक्सपर्ट जुड़े हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए, वडोदरा की बाढ़ किसकी देन, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर दीपा गवली, इकोलॉजिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। रोहित प्रजापति, नोन चेहरा, नोन बातें और विश्वामित्री पर सबसे ज्यादा बात करने वाले पर्यावरणविद। नेहा सर्वत्रे, एनवायरमेंटल प्लानर, और ये भी अक्सर यानी विश्वामित्री के लिए जब भी मैंने बात की वो हमारे साथ कहीं ना कहीं होती ही है। और वडोदरा शहर के लिए ये तीनों लोग बहुत चिंता करते हैं। वडोदरा शहर की ऐसी परिस्थिति जब खड़ी होती है, उससे पहले से उनकी चिंता शुरू हो गई होती है, मगर शायद उनकी बातें हमारे प्रशासन के कानों में सिर्फ यहाँ पहुँचती है और निकल जाती हैं। बात करेंगे सबसे पहले वाटर लॉगिंग के मुद्दे पर। दीपा मैम, सबसे पहला आप ही से सवाल है, वाटर लॉगिंग और बाढ़, ये दोनों को अलग, जैसे ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, ये दोनों को आप अलग बता रहे हैं, कैसे अलग है? वाटर लॉगिंग तब होता है जब बारिश का पानी शहरों में रहता है, यानी वो बह नहीं पा रहा है अपने नदी या फिर जहाँ तालाबों की तरफ रुक जाता है, तो वो वाटर लॉगिंग होता। और फ्लडिंग हम कब बोलते हैं? जब पानी, नदी का पानी छल के बाहर आ जाता है, जब वो अपने बैंक्स, जो फ्लड
प्लेन्स हम बोलते हैं, वहां पे जब आ जाता है तो उसको हम फ्लडिंग बोल रहे हैं। तो बड़ौदा के दिन बारिश जो 31st को हुआ था वो टोटली वाटर लॉगिंग था उस दिन, क्योंकि पानी का रास्ता जो नदी में जाना था सारे कांस बंद हो चुकी हैं और जितने भी स्ट्रेन ड्रम चैनल्स भी ओपन नहीं थे, क्योंकि मैं खुद हमारा ऑफिस सिनर्जी हाउस सुभानपुरा में, वहां से नरहरी तक चल के गई थी। तो यू कैन इमेजिन, और नी डीप वाटर था। तो इतना और उस वक्त पे विश्वामित्री ओवरफ्लो नहीं हुआ था, पानी नहीं था। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए और वे नरहरी लेके गए, तो हमने तब देखा नदी तो आधा ही था, तो पानी क्यों नहीं गया। तो और उसके लिए प्रशासन को ही आंसर है उनके पास कि क्या सिस्टम में उन्होंने किया है जो गेंडा सर्कल में इतना पानी भर गया था। पिछले 2 साल से तो पानी नहीं था, कंफर्टेबली निकल जाता था। और वो जो चीज़ है उसको हम वाटर लॉगिंग बोलते हैं। फ्लडिंग जो हुआ जब आजवा का पानी छोड़ा गया, अब शहर का पानी निकला ही नहीं बाहर और आजवा का पानी इनफ्लो हुआ, तो दैट क्रिएटेड फ्लड्स। और सही बता रही हैं आप कि ओवरफ्लो हुआ नहीं था विश्वामित्री, क्योंकि 31 जुलाई रात को करीब 2:15 बजे तक हम लोग विश्वामित्री पे बैठे हुए थे। लेवल बढ़ रहा था, तब तक 30 पहुंचा था, 31 के करीब, यानी ओवरफ्लो नहीं हुआ था। खैर ब्रिजेस बंद कर दिए गए थे जहां जहां विश्वामित्री पर बने हुए हैं, प्रिकॉशनरी है ना। और भी कुछ आप बता रही थी। और एक और बात, क्योंकि मेरा तो ये डायरेक्ट हमारे ऑफिस में एक लड़की वागोड़िया से आती है, वो 2:30 बजे आई ऑफिस, तो तब तक रास्ते क्लियर थे। बोलती मैडम सिर्फ गरनाला जो था अलकापुरी का लोअर ब्रिज वो भर गया है, अदरवाइज वो पूरा ऑफिस तक आराम से आ गई। हमने फिर डिसाइड, बारिश कंटिन्यूस एक ही स्पीड से हो रही थी, पर इतनी भी स्पीड नहीं थी कि पानी भर जाए। हम जब 4 बजे मैंने डिसीजन लिया कि हम ऑफिस क्लोज डाउन करते हैं, तो 4 बजे आके देखा तो पूरा पानी, मतलब हमारे फर्स्ट सिनर्जी हाउस का पहले सीढ़ियों तक पानी आ गया। तो 2 घंटे में इतना पानी कहाँ से चढ़ गया। तो जो भी बिल्डिंग्स है, जितने भी वहाँ पे न्यू ऑर्बिट मॉल है, जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस है, वो पानी को नीचे ग्राउंड वाटर पे रिचार्ज नहीं करते। हमने बहुत बार पहले भी मैंने सजेशंस दिए हैं कि बड़े बिल्डिंग्स को कंपलसरी रिचार्ज कीजिए, ताकि पानी उनके छत का क्वांटम ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है तो पूरा ग्राउंड में चला जाए। पर वो प्रशासन ने तभी भी उसके ऊपर कुछ एक्शंस नहीं लिए हैं। और प्लस ओपन ग्राउंड्स बंद हो गई हैं। तो मैं तो ये सिर्फ हमारे सुभानपुरा एरिया की बात कर रही हूँ, तो वैसे हर एक एरिया में वही प्रॉब्लम हुआ है, जबकि अलकापुरी, वागोड़िया, समा, हर जगह पे वही प्रॉब्लम हुआ है। और तो ये जहाँ जहाँ पर विश्वामित्री से नजदीक वाला इलाका है वहाँ तो बहुत ज्यादा खराब, वहाँ तो बहुत ज्यादा खराब। रोहित भाई क्या कहेंगे, वाटर लॉगिंग और बाढ़ कैसे अलग है? बड़ौदा को मैं कहूँगा कि कुछ दिन पहले पीने का पानी नहीं था, अभी भी पीने का पानी नहीं है और पानी में डूबे हुए हैं और बारिश से डर लग रहा है। यही बताता है कि बड़ी मेहनत से, ये कहूँगा कि पुराने जो कमिश्नर थे और पुरानी जो इलेक्टेड बॉडी थी, उन्होंने बड़ी मेहनत से इस बाढ़ को और वाटर लॉगिंग को बुलाया है। और ये मामला सिर्फ 1 या 2 साल का नहीं है। ये जो परिस्थिति आज पैदा हुई है वो बुलाई गई परिस्थिति है। आई से VMC मेड डिज़ास्टर, वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेड डिज़ास्टर। इसको लेके हम बहस करने को तैयार है, ये कैसे मिट गए। मैं आपको 2 ही उदाहरण दे दूँ कि आप सोचिए कि एक सिनेरियो देखिए कि 31 तारीख का पानी वाटर लॉगिंग नहीं होता, वो विश्वामित्री में बह के निकल गया होता और आजवा सरोवर से विश्वामित्री में पानी आया होता तो क्या परिस्थिति थी। बिल्कुल, ये सिंपल से सवाल है। इसके बारे में मुझे लगता है सबको सोचना चाहिए, इसका जवाब चाहिए हमको सारे अथॉरिटी से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मामला ये है। दूसरा, आप सोच लीजिए कि जितनी रवाइन्स विश्वामित्र के पास थी, जितने तालाब बड़ौदा शहर के पास थे, अगर वो मौजूद होते, उनको पत्थर से मढ़ा नहीं गया होता, छोटे नहीं बनाए होते और तालाब बड़ौदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वुडा खा नहीं गया होता, तो ये जो पहले तो सोचो कि वाटर लॉगिंग वाला मामला क्या होता, और दूसरा विश्वामित्री कितना पानी खुद समा पाती जी। उसका नदी का दिल दरिया होता है, जैसे मही को सागर कहते हैं। ये दरिया दिल के पास खुद का एक वाटर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं नेचुरल फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म। आपके पास आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, एक्सीलेटर में झड़प कम ज़्यादा करने की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर गाड़ी कैसे चलेगी। और मैं आपको ये कह दूँ कि बड़ौदा वासी अगर ये सोचते होंगे कि ये एक ही बार हुआ है, दोबारा नहीं होगा, तो मैं चाहूँगा कि वो समझ ले कि 2005, 2014,
2019, और दुनिया ये कह रही है कि 22 इंच या 25 इंच या 30 इंच का बारिश होना कहीं पे भी कभी भी हो सकता है। या तो बारिश नहीं गिरेगी या ऐसी बारिश दोबारा हो सकती है, अगले साल भी हो सकती है। उसको सोचकर सिर्फ खाना मांगने का मुद्दा, सिर्फ पानी पहुंचाने का मुद्दा महत्व का मुद्दा है। हम भी आज कुछ दिनों से खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इससे नहीं अटक कर ये क्यों हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, ये सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सोचना पड़ेगा। और उसके लिए प्रशासन जैसे प्री मानसून कार्यवाही करती है और उसके बाद में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हाँ प्री मानसून कार्यवाही पूरी हो चुकी है, यहाँ पर ये हुआ है, वहाँ पर ये कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर जब बारिश होती है तब ये सारी पोल खुल जाती हैं। बीइंग ए एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, आप जो हैं प्लानर हैं आप, तो ये सारी जो परिस्थिति खड़ी हुई है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जिम्मेदार तो बहुत सारे लोग हैं। टू स्टार्ट विद प्रशासन खुद है जी, दूसरे हैं डेवलपर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स और सिटीजन्स लाइक अस, ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल। एक तो समझना, जैसे रोहित भाई ने कहा है कि नदी एक सिस्टम है, तो वो एक यूनिफाइड लाइफ सिस्टम है जिसके कांस भी है कंपोनेंट्स, जिसके वेटलैंड्स भी है, तालाब भी है और रिवाइंस भी है, और ये सारे जुड़ के पानी को अपने में सीमित रखते हैं। बड़ौदा शहर की टोपोग्राफी समझी जाए अगर एज अ प्लानर, तो रिलेटिवली माइल्ड स्लोप है, मतलब ऑलमोस्ट सपाट ज़मीन है अपनी, तो पानी का बहाव जल्दी तो नहीं हो सकता जैसे स्टीप स्लोप पे होता है। तो वो समझ के ये वेटलैंड्स और ये रिवाइंस है अपने पास, कुदरत ने दी है, जो स्पंज की तरह एक्ट करती है, एक रिटेंशन बॉडी की तरह, जो पानी को रिटेन करती है, डिटेन करती है कुछ समय के लिए, जब तक वो नॉर्मली नेचुरली ड्रेन आउट हो जाए या तो फिर इन्फिल्ट्रेट हो जाए ग्राउंड वाटर में। जी, तो ये समझ नहीं है हमारे पास। हमने जो सरफेस वाटर है और सब सरफेस वाटर है, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं टेबल, उसका जो हमने कनेक्शन है वो हमने तोड़ दिया है। ओके। तो कॉन्क्रीटाइजेशन एक बड़ा मुद्दा है। हमने वॉल टू वॉल कारपेटिंग की है, हमने पेड़ों को ऐसे घोंट दिया है गले से, क्योंकि हमने सब बंद कर दिया है, क्योंकि ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। मिट्टी कहीं रखी मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए, झाड़ियाँ नहीं दिखनी चाहिए। तो ये जो झाड़ियाँ है वो सब कंपोनेंट्स है, तो इसको हम बहुत सिस्टमैटिकली हमने डिस्ट्रॉय किया है और प्लानिंग ने किया है। तो हमने नदी का जो बहाव है वो हमने कहीं कहीं तो काट के उसको सीधी कर दी है, हमने कंस्ट्रक्शन डेब्री भर भर के तो मार ही दिए उसको। हमने छोटी जो तलावड़ी है उसको हमने फिल करके उस पर हमने बिल्डिंग्स बना दिए हैं, थिंकिंग कि ये तो लो लाइंग एरियाज है, उसको तो हम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक्ट है, गुजरात टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, उसका एक क्लॉज यही भी है कि हम जो लो लाइंग एरियाज हैं उसको भर के हम उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ तक अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहुँची नहीं है। तो एक इग्नोरेंस है, मैं तो इग्नोरेंस कहूँगी कि डेवलपमेंट एंड प्रो डेवलपमेंट जो लोग हैं वो जो कुदरत है उसको समझना नहीं चाहते या समझ के उनको अनदेखा करना चाहते हैं। तो पहले तो मैं बोलूँगी कि जो कुदरत की जो नियम है उसको हमें फॉलो करके, उसको समझ के अगर हमने कोई भी आयोजन किया तो विन विन सिचुएशन ज़रूर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। कल मैंने एक बात बोली थी अपना मंगल पांडे रोड पर विश्वामित्री जहाँ से बहती है, वहाँ जब मैं गई तब वहाँ से एक बात मैंने बताई थी कि कहते हैं कि पानी और आग को रोका नहीं जा सकता, मगर हमारा प्रशासन जो है ना वो पानी को रोकने में ही लग गया है। और कहीं ना कहीं ऐसी मिली भगत है जो निर्माण करने वालों के साथ में कि बस उसको कैसे भी करके रोक लगानी है और हमारे वडोदरा शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करनी है। खैर ये बात हम लोग कई सालों से, यानी मैं तो अभी अभी कहने लगी हूँ, ये लोग तो बरसों से कहते आए हैं, उसका असर शायद नहीं नज़र आ रहा। उसी बात पे मैं आगे बढ़ूँगी मैम कि अभी जो हुआ ये आप लोग सब जानते थे। जी, ठीक है, बिल्कुल जानते थे, क्योंकि आप
एनवायरमेंटल अगर एक्सपर्ट है और एनवायरमेंट से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा गौर करते हैं और प्रशासन को भी उस दिशा में कुछ न कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो वीएमसी को आप लोगों ने बताया था, क्या जवाब था और उन्होंने क्या कार्यवाही की और नहीं की कि आज ये परिस्थिति खड़ी हो गई? एक तो हमने हमारे जो कंसर्न सिटीजन ऑफ वडोदरा का ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है, तो हमने बहुत सारे खत लिखे हैं उनको कि ऐसा हो सकता है और क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए या लेने चाहिए प्रिकॉशनरी मेजर पे और प्रिवेंटिव मेजर दोनों में हमने एकदम डिटेल में उनको लिख के बताया था। लेकिन उनके तरफ से ना जवाब आया, और जो जवाब आया वो बहुत ही सुपरफिशियल था, वेरी लेड बैक एटीट्यूड कि इसकी टोपी उसके सर चढ़ा दी तो हमारा काम हो गया। तो वो एटीट्यूड और वो बिहेवियर रहा है कॉरपोरेशन का। यानी उनको उस दिशा में काम कुछ करना नहीं है, सुन के सिर्फ उसको टाल दिया है। रोहित भाई, मैं आपको उदाहरण दे दूं कि नवंबर में खत लिखा गया था, लोग आज पढ़ सकते हैं कि वो खत में क्या लिखा था। मान लो नवंबर तो बहुत जल्दी लगा होगा उनको कि अभी तो ठंड है, अभी से क्या सोचने की ज़रूरत है, वो छोड़ दो। दोबारा खत 22 मई को लिखा गया है, जिसमें आप पहला पैराग्राफ, ये परिस्थिति पैदा न हो उसके लिए, मैं पहला पैराग्राफ जिसमें यह कहा गया था कि वाटर लॉगिंग और फ्लडिंग से विश्वामित्री के आसपास के लोगों को बड़े खतरे की शक्यता है, बड़ा डैमेज हो सकता है और इकोनॉमिक मतलब बहुत सारे आर्थिक मुद्दे बन सकते हैं, वाटर लॉगिंग बड़ोड़ा में हो सकता है। ये सारी चीज़ आप जो टीवी में कुछ दिनों से देख रहे हो वो फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ में लिखा गया था और उसमें हमने ये कहा था कि ये होने की पूरी शक्यता है, इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये खत हम लोगों ने पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली से लेकर कुल 12 रिस्पोंडेंट थे, जिनका कोई ना कोई जिम्मेदारी, जिसमें कलेक्टर भी शामिल है, पोल्यूशन बोर्ड भी शामिल है, एनवायरनमेंट सेक्रेटरी भी शामिल है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी शामिल है। 22/5 के खत के बाद हमने बहुत सारे फ़ोन दिल्ली में किए, गुजरात से बात करते रहते लेकिन लग रहा था कुछ नहीं होगा। गुजरात के चीफ सेक्रेटरी को 3 जून 2019 की बात करो, जो रिवर का MOEF का डिपार्टमेंट है उसके जॉइंट डायरेक्टर ने खत लिखा। किसको लिखा? म्युनिसिपल कमिश्नर को नहीं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बोला कि ये खत हमारे पास आया है और हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है। ये खत में भी कहा गया है, हम चाहते हैं कि आप इमीडिएटली एक्शन लो, एक्शन टेकन रिपोर्ट, जिन्होंने खत भेजा है उनको भी भेजो, एक्शन लो और उसका कॉपी हमको मार्क करो। ये 3 जून की बात है। जैसे नेहा बेन ने कहा कि हमारे पास एक जवाब आया था म्युनिसिपल कमिश्नर का, उन्होंने हमारे खत 5 जून को फॉरवर्ड किए थे। ये खत मिला है, इसको ध्यान से देखिए, आप क्या कर सकते हैं, कुछ एक्शन लीजिए। उसके बाद 14 जून को हमने दोबारा खत लिखा ये सारे अथॉरिटी को, ये कहते हुए कि हमारे पास म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस से ये जवाब है और हमने जो लिखा था वो रिपीट किया कि हमने ये कहा था और आपने पर्यावरण मंत्रालय के पानी को देखने वाले, नदी को देखने वाले डिपार्टमेंट ने ये लिखकर भेजा है, इनका ये कहना था, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। और हमने खत में लिखा था कि अगर लोगों को नुकसान हुआ, पर्यावरण को नुकसान हुआ, जिस ऑफिसर की ये जिम्मेवारी थी और है, उनके जेब से कंपनसेशन का पैसा, उनके जेब से उनको फाइन किया जाए और पैसा उनसे वसूला जाए। हमारे जेब से हम एक पैसा नहीं देंगे, इतने खत लिखने की बात है। और एक मैं आप बात जोड़ूं, अगर विश्वामित्री रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट आज मौजूद होता तो बड़ौदा की हालत इससे 10 गुना ज्यादा खराब होती। वो प्रोजेक्ट तो उनको विड्रॉ करना पड़ा। और मैं आपको खत की बात दिखा तो 2005 में खत लिखा गया था रवाइन को लेकर, जब परिस्थिति नहीं उसके पहले। और आपको दिखा दो वड़सर नाम की साइट है जहाँ पे झाड़ लगाए गए हैं अभी, जहाँ डंपिंग यार्ड जो वड़सर था वो, उसको खाली करने का 2006 का ऑर्डर गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑफिस का उस वक्त था। और वो खत हमने 98 से लिखे थे, 5 में हुआ तो दोबारा लिखे गए, 14 के पहले लिखा गया, 14 के बाद लिखा। हर साल ये खत हम लिखते हैं। मुझे लग रहा है कि ये खत लिखने के बाद कुछ नहीं होता है, इसका मतलब कि उन्होंने कंकोत्री भेजी थी जी, यहाँ प्यार से इस डिजास्टर को बुलाने की। मुझे लगता है कि अभी हम एक और खत बना रहे हैं कि ये सारे खतों का जवाब हमको अभी भी चाहिए। और हम चाहते हैं कि बड़ौदा के लोग ये खत को पढ़े
गुजरात समाचार ने गुजराती में छापा था, DNA में आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने डिटेल में लिखा था, खत में कंटेंट क्या है, मुझे इसके सारे सवालों का जवाब चाहिए। और मैं चाहूँगा लास्ट करके कि ये पैसा जो आज फूड पैकेट जा रहे हैं, जैसे हम लोग भी सप्लाई कर रहे हैं पानी सब, मुझे लग रहा है इसका सारा खर्चा जिनकी जिम्मेवारी इसको ठीक करने की थी उनसे, उनके जेब से वसूला जाए, उनके पास से वसूला जाए, वरना मुझे नहीं लगता है कि ये 2019 दोबारा बार होगा। दोबारा नहीं, ये जो घटना 5, 14 और 19 में हुई वो बार होगी, इससे ज़्यादा खतरनाक होगी। इस बार की जो परिस्थिति वडोदरा शहर की जो हुई ना, उससे तो लग ही रहा है कि अगर इससे थोड़ी ज़्यादा बारिश हो या परिस्थिति में बदलाव आता है, क्योंकि हम लोग जो पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, तो पर्यावरण में बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं हर मौसम में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आता है पर्यावरण। और अगर नहीं संभले तो आगे क्या परिस्थिति होगी, जैसे रोहित भाई बता रहे हैं, उसके लिए हमें तैयारी रखनी होगी, क्योंकि प्रशासन तो कुछ तैयारी रखता नहीं है। मगर यहाँ पर सवाल एक ये उठता है रोहित भाई कि 2 दिन से, जब से ये आज तीसरा दिन है, 3 दिन से अगर हम देखें तो बार यही ख्याल आता है, हम प्रशासन को दोष दे रहे हैं, हम सरकार को दोष दे रहे हैं, पर्यावरण पे लोग काम नहीं कर रहे हैं। मगर उसके सामने ये लोग क्या करेंगे जब एक साथ में अगर 8 से 10 घंटे में 18 इंच बारिश हो जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि अगर 10 साल का रिपोर्ट देखे इंटरनेशनल की कमेटी का जी, जो क्लाइमेट चेंज पे काम करती है, 10 साल की बात कर रहा हूँ, सबने एक साथ कहा है, और ये एक्सपर्ट लोग वो है जो सरकार के साथ है, वो डॉक्टर दीपा गवली जैसे लोग नहीं है, नेहा सरपति जैसे लोग नहीं है, हाँ, जिन्होंने खुद रिसर्च और काफ़ी रिपोर्ट निकाली है, जिन्होंने इन पे काम किया है, जैसे लोगों ने बहुत काम किया है, ये खुद बोल रहे हैं कि ऐसी घटना दुनिया में कहीं पे भी हो सकती है, एक बार नहीं बार हो सकती है। अगर ये बात अगर आपको मालूम है तो गुजरात के पास, गुजरात ऐसा राज्य है जिसके पास क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, उसकी ऑफिस है, लोग नहीं है अलग बात है, पैसा नहीं अलग बात है, लेकिन ऑफिस है। और हम क्लेम भी करते थे, जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे तब क्लेम किया करते थे कि वी आर द फर्स्ट स्टेट। इसके बावजूद भी अगर मुझे लगता है कि आप मान लो ना, मैं अभी बोल रहा हूँ कॉरपोरेशन को आपके चैनल के तहत कि ये दोबारा होगा, ये 22 इंच हो सकता है, 30 इंच हो सकता है, बारिश के सीज़न के बिना भी ये हो सकता है, ये क्लाइमेट चेंज का मामला है, ये दुनिया स्वीकार कर रही है, तो हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए वो हमको और ये तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, इससे बचा जा सकता है, ऐसा नहीं इससे बचा नहीं जा सकता। और मैं लोगों का कह दूं कि लोग भी नहीं समझते, हम भी हमारे कंपाउंड में चाहते हैं कि टाइल्स लग जाए, ज़मीन खुली नहीं। मैं लोगों को पूछना चाहूँगा कि आपका पाँव जो है खुला, वो ज़मीन को कब छूता है, कितनी बार छूता है, कितनी मिनट्स छूता है, ज़रा हिसाब निकालें। अगर वो नहीं छूता है तो मान लेना कि आने वाला जो खतरा है उसके आप भी जिम्मेदार, क्योंकि आपका पाँव भी ज़मीन पे नहीं रख पाते आप, और ज़मीन के साथ आपका भी नाता नहीं रहा। हाँ सही है, क्योंकि हम हमेशा दोष देते रहते हैं कि प्रशासन कुछ करे, सरकार कुछ करे, हम भी उसके लिए थोड़े तो जिम्मेदार है ही। जैसे कल मैं सिद्धार्थ बंगलो गई थी, तो सिद्धार्थ बंगलो में एक अंकल जी आए, बड़े परेशान दिखे और बोले कि यहाँ ये अवैध निर्माण हुआ है, यहाँ ये हो गया है, वहाँ ये हो गया है, तो इसी वजह से ये इतना ज़्यादा पानी हम लोगों को हमारे घरों तक आ जाता है। बिल्कुल सही थे वो। मगर साथ में एक और बात मैंने जोड़ने की कोशिश की थी रोहित भाई वहाँ पर, कि अवैध निर्माण जरूर होता है उस अवैध निर्माण को खरीदता कौन है? हम ही। हम खरीदना बंद कर दें, हम ये आवाज उठाए कि हमें पर्यावरण को बचाना है। और अगर विश्वामित्री के तट पर, विश्वामित्री के किनारे आसपास में जहां पर भी ऐसे निर्माण हुए हैं, वहां वडोदरा वासी कतई वहां कोई ना फ्लैट खरीदेगा, ना दुकान खरीदेगा, ना बंगलो खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं हम प्रशासन को वो जवाब दे सकेंगे जिसका जवाब आज हम मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए आपने प्री मॉनसून कार्यवाही क्यों नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा है रोहित भाई, हम लोगों को भी जागरूक होना होगा। नेहा जी, ये जो बात है कि 18 इंच बारिश, तो ये तो होना ही था, ऐसा तो होता ही है। क्योंकि जब जैसे हमारे एक पुराने MP है, उन्होंने कहा था कि आप घर में एक बार ऐसे नल खोल दो, है ना, तो फिर वहाँ भले आपके वॉशरूम में गटर है, बट कंटिन्यूस नल खोलकर रखोगे ना। हमारे ये 2005 में एक MP ने ये कहा था कि वो तो फिर भरेगा ना, आपका वॉशरूम भी भर जाएगा। सही तो लगातार वो तो ऊपर वाले ने नल खोल दिया है, तो फिर भरेगा।
मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं बॉम्बे की हूँ जी। मैंने बचपन से बहुत बारिश देखी है और भयंकर बारिश देखी है। और अब तो खैर बॉम्बे की हालत भी चेन्नई जैसी हो गई है, लेकिन जब बचपन में देखती थी तो बॉम्बे में भी अपनी मैकेनिज्म थी। 18 इंच बारिश या 20 इंच बारिश तो कहीं भी हो सकती है, और जैसे उन्होंने कहा बढ़नी है, लेकिन उसके लिए हमें भी तो तैयारी करनी चाहिए। तो अगर हमने तैयारी अच्छी तरह से की होती, झाड़ी हटाने की नहीं या विश्वामित्री के किनार को लेवल करने की नहीं, लेकिन सही तरीके से सही मायने से अगर हमने की होती, जैसे हमारे कांस को बचा के तालाब को जो कांस जोड़ती है, अगर हमने उनको अगर बेकरार रखा होता, कंक्रीटाइज या चैनलाइज नहीं किया होता, तो इतना भयंकर जो प्रभाव है वो नहीं होता। उससे बहुत कम इम्पैक्ट होता, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो जो शॉक अब्जॉर्बर्स जो है ना नेचर के, वो हमने डिस्ट्रॉय किए हैं। तो अगर शॉक अब्जॉर्बर्स हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो इम्पैक्ट बढ़ेगा। ओके। तो अगर शॉक अब्जॉर्बर्स जो है, रिवाइंस है, तालाब है, कांस है, और जितने भी ऑक्सबोज हैं, जो हम अगर उसको सही तरीके से हम उनको जुड़े रखेंगे तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। थोड़ा होगा, पर इतना भयानक नहीं होगा कि हमें बाहर से लोगों को बुलाने पड़े मदद के लिए। बहुत सही बताया नेहा जी आपने। मगर हम तो क्या करें, वडोदरा शहर के लोग और यानी सभी लोग ब्यूटिफिकेशन में बहुत मानते हैं, और हमारा प्रशासन तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटिफिकेशन में चला गया है कि सुंदर दिखना चाहिए। यानी जो टॉप व्यू है ना, वो हमारी सरकार भी ऐसा चाहती है कि अगर हम ऊपर से देखें तो खूबसूरत शहर दिखना चाहिए, वो चाहिए। खैर, आगे बात जारी रखेंगे कि ये जो बारिश का पानी है वो रिचार्ज कैसे हो सकता है। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना चाहिए, वो हम हमारे घरों में लगा सकते हैं, मगर इतना ज़्यादा पानी जब शहर में बह रहा है, उसको रिचार्ज कैसे किया जाए, सारे एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि ये पानी को बचाएं कैसे, और बाढ़ से भी हम कैसे बच सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं यही सवाल के साथ में कि इस पानी को रिचार्ज कैसे करें। सहज इंटरनेशनल 10 सालों से शहर में वीजा और ट्रैवल कंसल्टेंसी में अव्वल नाम। वी प्रोवाइड एयर टिकट, पासपोर्ट, अटेस्टेशन एंड ट्रैवल इंश्योरेंस एंड ऑल ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज अंडर वन रूफ। सहज इंटरनेशनल देता है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के लिए विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, इन्वेस्टर वीजा की सर्विसेज। सिर्फ इतना ही नहीं, सहज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज करता है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, फैमिली और ग्रुप टूर्स भी। सहज इंटरनेशनल 303 टॉप फ्लोर, एलियन कॉम्प्लेक्स, अबव एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management. 25 years of excellence in hotel management education. Rated Best Hotel Management Institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। जब शहर में फ्लड हो, वाटर लॉगिंग हो, तो वो वाटर लॉगिंग का पानी रिचार्ज हो सकता है। और ये एक्सपर्ट जो हैं हमारे शहर के, वो कई बार प्रशासन को बता चुके हैं, मगर वो कहीं ना कहीं ये बातें अनसुनी हो जाती है। तो दीपा मैम, आप ही बताएं कि ये जब वाटर लॉगिंग की बात है, ये पानी को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं?
जो वाटर वेटलैंड्स है, जो तालाब है शहर में, वो स्पंज की तरह एक्ट करता है। तो वो नेचुरली नीचे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी कर देता है और पूरा एक्सेस पानी खींच लेता है। अब मैं बड़ौदा की बात करती हूँ, हमने 2005 और 2018 के बीच में कितना हेक्टेयर लॉस हुआ है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे 40 हेक्टेयर हमने सिर्फ ये 14 साल में लॉस किया है वेटलैंड का एरिया, यानी इतने तालाब बंद कर दिए हैं। 40 हेक्टेयर में आप समझ सकते हैं कि 6 सूसागर का एरिया हमने बंद कर दिया है। तो उतना पानी कहाँ जाएगा? तो ऑब्वियसली वो वाटर लॉगिंग ही कर रहा है। जो पूरा वागोड़िया एरिया विस्तार है, वो एरिया ऐसा है जहाँ पे नीचे क्ले सरफेस है और क्ले के चलते वो पानी नीचे जाएगा ही नहीं। जस्ट वो दिस कॉल्ड है सलाइन ब्लू क्ले बोलते हैं, जो जियोलॉजिकल टर्म है ब्लू क्ले। तो वो नीचे पानी पर्कुलेट करने ही नहीं देता। तो वहाँ पे जब सयाजीराव महाराजा सयाजीराव के टाइम पे वो पूरा उस एरिया में मार्शी लैंड, जो हम बोलते हैं दलदला ज़मीन था, जहाँ पे घास उगा करती थी और हाथियाँ उस घास पे मतलब रहते थे। पर अभी वो एरिया पूरा उन्होंने खराब कर दिया। जितने भी छोटे छोटे तालाब थे सब डंप वेस्ट किया है, जितने भी बिल्डिंग और कंक्रीट वेस्ट उस एरिया में डाल के उन्होंने पूरा बंद करके बिल्डिंग्स बना दी हैं। तो वो एरिया तो ऑब्वियसली पानी के अंदर ही रहेगा क्योंकि उसका टोपोग्राफी वैसा है। तो ऐसे बड़ौदा में हर एक एरिया का अलग अलग टोपोग्राफी है, तो उसको समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली तो पुराना सिस्टम था उसको रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखिए सोमा तालाब, वो एरिया बहुत वर्स्ट अफेक्टेड है। सोमा तालाब, वागोड़िया रोड, वो पूरा वहाँ पे एक रूपारेल कांस थी। तो रूपारेल कांस पूरा पानी को नीचे, मतलब वो पूरा बाहर, शहर के बाहर नीचे आउटसाइड बड़ौदा प्रीमाइसेस में छोड़ देता है। उसका कांस का सिस्टम इतना अच्छा है, पर वो पूरा उन लोगों ने बंद कर दिया, छोटा सा चैनल कर दिया, काफ़ी जगहों पे उसको तोड़ दिया है, रीफिलिंग कर दिया है। तो ये इसकी वजह से भी पानी का फ्लो रुक गया, जो नेचुरल फ्लो है। अगर एक ओपन ड्रेन रहता है तो आराम से पानी जाता है, पर उसको कॉन्क्रीटाइज आप चैनल कर देते हैं तो धीरे धीरे पानी जाता है। और इसके लिए लोग भी जवाबदार है, क्योंकि मैं जब सर्वे करती थी तो लोग बोलते मैडम आ कांस में तो कितलो मच्छर था, मच्छर हो रहे हैं, तो इसको आप बंद करवाओ। मैंने बोला ये तो नेचुरल, इसको तो अब रखना ही पड़ेगा। तो ये तो 2006 की बात है जब हम सर्वे करते थे। तो अभी तो काफी मतलब दबाव वो फिर अपने कॉर्पोरेटर्स पे लाते हैं कि इसको बंद करो, इसमें मच्छर होते हैं, सीवेज होता है, सीवेज का पानी छोड़ा जाता है। तो इसके चलते वो जो सिस्टम्स है वो बहुत खत्म हो गई हैं धीरे धीरे, और ये वर्स होता जा रहा है। हम, मेरे को तो याद है हम एक तालाब ढूंढ रहे थे हाथी खाना के, नहीं सॉरी हड़ोक्यो तालाब है वाड़ी विस्तार पे। तो हम ढूंढ रहे थे हमें मिला ही नहीं। फिर एक आदमी को पूछा यहाँ पे तालाब का, तो बोलता मैडम आप जहाँ खड़े हो वही एक तालाब का सेंटर पॉइंट था। आप बिलीव नहीं करेंगे वो डिच हो गया, बस्ती बन गई है। और सिर्फ हमें क्यों आइडेंटिफाई हुआ, वहाँ पे घास उगी थी जो टाइफा घास होती है, जो वेटलैंड्स, उससे हमें पता चला हाँ यहाँ पे एक तालाब था। तो जब लोग इतना सारा उसको बंद करे जा रहे हैं तालाब, उनको लगता है कि क्या है, इसका क्या काम है, तो लोग बंद करते करते उस पर डंपिंग करके एंड अपना पहले स्लम एरियाज आती है, फिर स्लम एरियाज के बाद वो डेवलपमेंट में चला जाता है। तो ये जो नेक्सस है ये बहुत, तो आज हमारी रिपोर्ट में भी, इनफैक्ट 2006 रिपोर्ट में हमने ये डाल चुके हैं ये चीज़ें, और वो मिनिस्ट्री को गया था, रिपोर्ट मिनिस्ट्री का था, MOEF का ही स्पॉन्सर प्रोजेक्ट था। तो ये सब चीज़ें हैं, उन पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन तो और सरकार तो करे इस पर एक्शन ले ही, मगर हमें जागरूक होना होगा। मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब भी हम खुद इसके बारे में सोचेंगे नहीं, क्लाइमेट चेंज, जैसे रोहित भाई ने अभी जिक्र किया क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज को समझने की बहुत जरूरत है। प्रशासन, सरकार, जो भी डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर वो समझे, मगर हम आम व्यक्तियों को क्लाइमेट चेंज को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझेंगे तो हमें ये नहीं समझ आएगा कि हमारे आसपास जमीन होनी चाहिए, हमारे आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए, उस पर हम कभी गौर नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक पागलों की दौड़ में भागे जा रहे हैं कि हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, और हम क्या करते हैं, अच्छी जिंदगी जीने के लिए काम करते रहते हैं, और जब साल का आखिरी पड़ाव होता है ना, तब सोचते हैं कि चलो कहीं ग्रीनरी इलाके में चले जाएं घूमने के लिए। हम हमारे आसपास ग्रीनरी नहीं कर सकते, ग्रीनरी ढूंढने जरूर जाते हैं, मगर हम हमारे आसपास कभी ये नहीं सोचते कि इस क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हम सभी हैं।
जैसे पानी रिचार्जिंग की बात हो रही थी, और वो भी जब हमारे पास में इतना ज़्यादा पानी 2 दिन से मेरे घर में तो मैं और मेरी दीदी यही बात कर रहे हैं कि हम कितना ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं। इतना पानी हमें ऊपर वाला देता है और फिर पानी के लिए हम तरसते हैं। जैसे वडोदरा शहर में पानी नहीं मिलता है या फिर अच्छा पानी नहीं मिलता है। अक्सर रोहित भाई ये शिकायतें हमारे पास में आ ही जाती हैं। अब क्या करें? 2005 जैसे सारे एक्सपर्ट ने सभी भी कुछ बता दिया कि वाटर लॉगिंग को रिचार्ज करने की बहुत आवश्यकता है और छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ज़्यादा एफर्ट लेने की उसमें ज़रूरत नहीं है। मगर अब 2005, 2014, 2019 आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे कि हम इसी पे आ जाएं? मुझे उसमें ऐड करना है कि जैसे दीपा ने कहा है कि हमारे बड़ौदा में एक टाइप की सॉइल नहीं है जी। अलग विस्तार में अलग अलग टाइप की सॉइल है। तो अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए अलग अलग रेन वाटर रिचार्ज या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मैकेनिज्म्स होते हैं और वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ना कि सब जगह एक मॉडल इम्प्लीमेंट करके जैसे हम बोलते हैं वन साइज फिट्स ऑल, ऐसा नहीं होता। और रिचार्ज और हार्वेस्टिंग दोनों कस्टमाइज्ड करने पड़ेंगे पूरे बड़ौदा के लिए अक्रॉस डिफरेंट सॉइल टाइप्स। तो जो वाघोड़िया में है वो अलकापुरी में नहीं हो सकता, या फिर अलकापुरी में है वो शायद भाईली में नहीं हो सकता। विस्तार छोटे हैं, नज़दीक है, लेकिन हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत है सॉइल टाइप की। तो उसको नज़र रखते हुए हमें टेक्निक्स ढूंढनी पड़ेगी और अप्लाई करनी पड़ेगी। टेक्निक्स ढूंढनी पड़ेगी और अप्लाई करना होगा। प्रशासन इसके ऊपर गौर जरूर करेगा इस बातों के बाद तो। मगर अब रोहित भाई 2005 को 2014 को याद करें हम, और 19 की परिस्थिति, अभी तो उस 19 की परिस्थिति में हम जी रहे हैं। वडोदरा शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, अभी भी पानी में कमर तक पानी है घरों में। ऐसा भी आज सवेरे जो हमारे पास में फोन आए थे उसमें पता चला। प्रशासन क्या सीखेगा और क्या उम्मीद करते हैं आपकी वो ये सीखे और इस पर कुछ कार्रवाई करें? मुझे लगता है कि लोगों को कुछ करना पड़ेगा, फिर प्रशासन को सिखाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जैसे दीपा जी ने कहा और नेहा जी ने कहा कि जैसे सिंपल आप 5, 14 और 2019 के इलाके का ग्राउंड वाटर 1000 से 7000 TDS का है। नीचे का मटका आपको बार बार बोल रहा है कि मैं खाली हूँ, मुझे भरो। मैं पानी संग्रह कर सकता हूँ। आपको बांध में पानी भरना है, सरदार सरोवर बांध में पानी कितना गया है वो देखते हो जी। जो नीचे का बांध है, जो ग्राउंड वाटर है बड़ौदा शहर का, जिसको वेटलैंड से मतलब मेंटेन किया जा सकता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज से कहा जाता है। सब लोग निकले होंगे, पत्रकार भी निकले होंगे चलने के लिए पानी में। उससे बिल्कुल अगर आपके चश्मे का नंबर ठीक किया जाए, अगर चश्मे का नंबर है ऐसा अगर आप मानते हो तो, मुझे तो नंबर है नज़दीक और दूर दोनों के, अगर उससे उस पानी को देखा जाए तो हर इलाके में मालूम पड़ेगा कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ अटकता है और कहाँ जाना चाहता है वो जा नहीं पाता है। बिल्कुल उसको देखकर उसके जाने का रास्ता और उसको ज़मीन के नीचे भी खुद को जाना है, वो बनाना है। और इसमें आपको बता दूं कि रॉकेट साइंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो बंदा 60s में पढ़ा होगा इंजीनियरिंग वो भी कर सकता है। उसमें 2019 में जो बन रहे उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो ये लोगों को अपने आसपास के इलाके के फोटोग्राफ जो उन्होंने वीडियो बनाए, मुझे लगता है कि दीपा जी जैसे लोग और नेहा जी जैसे हम जैसे लोगों को वो भेजा जाए। हम उस फोटो को देखकर उसमें फ्लो भी दिखता है, वीडियो भी चाहिए, फोटो भी चाहिए, उससे दिखता है कि पानी कहाँ से। और मुझे याद है हमने 2005 का एक वीडियो VNM का था, आई थिंक हेलीकॉप्टर से आप लोगों ने लिया था, उसका हमने बहुत समझने में इस्तेमाल किया है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमको मौका मिला था कि उस वीडियो को देखकर कि बड़ौदा कैसे दिखता है, पानी कहाँ फंसा है, कहाँ से कहाँ नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि प्रशासन को 2 चीज़ सीखनी पड़ेगी। एक तो प्रशासन हमारे कुछ सवालों का सीधा जवाब दे जिसमें लोग साथ दे कि आपको नदी के जो रवाइन है वो भी रिचार्जिंग सिस्टम है, नेचुरल फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म है और रिचार्जिंग सिस्टम भी है। पहले हमको जवाब दे कि जितने रवाइन्स है उसको कॉर्पोरेशन जानता है, कलेक्टर खुद जानते हैं। और पूरे वुडा की बात कर रहे हैं हम लोग, छोड़ दो कॉर्पोरेशन की बात। वुडा बहुत बड़ा इलाका है, जो विश्वामित्री का फ्लड प्लेन है उसको देखना चाहिए। तो पहले हमको जवाब दे कि वो रवाइन खोलने में उनको क्या दिक्कत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो रवाइन खोलने को तैयार क्यों नहीं है। और मैं लोगों को बता दूँ कि अगर ये रवाइन नहीं खोली गई तो 2019 बार होगा, कभी भी होगा, अभी हुआ उससे बहुत बुरा होगा। 2005 से 2014 से 2019 बुरा हुआ है। अगर आप चाहते हो इससे बहुत बुरा हो तो ये सवाल रवाइन का सवाल पूछना पड़ेगा। दूसरा, पूरे इलाके को देख के, जैसे नेहा जी ने कहा और दीपा जी ने कहा कि अलग अलग इलाके में अलग अलग
प्रकार के सोल्यूशन, जैसे इन्होंने कहा कि वाघोड़िया और आजवा रोड के इलाके में आपको वेटलैंड को प्रिजर्व करना, उसको वापस लाना सोचना पड़ेगा। अलकापुरी, माजलपुर, तांदलजा वाला इलाका जो है या गोत्री वाला, वहाँ रिचार्जिंग सिस्टम बनानी होगी और इसमें ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। और मैं आपको अंत में बता दूं कि कैसा स्मार्ट सिटी है हमारे पास, इतना और स्मार्ट है कि आज हमारे पास म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं है। हाँ, इसी मुद्दे पर मैं आ रही थी। बिल्कुल, हाँ, शुरू करें आप। बिल्कुल, म्युनिसिपल कमिश्नर म्युनिसिपल कमिश्नर नेहा जी बता पाएगी 2007 से हमारे पास में अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल प्लानर नहीं है। इतने एक्सपर्ट यहाँ हमारे साथ में बैठे हुए हैं और वो सेवाएं देने को तैयार है और प्रशासन उनकी सेवा ले नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उनको तो मिली भगत से अपनी जेबें भरनी है, अपने घर भरने हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर जाना है। वो एक सोच के साथ में प्रशासन के अधिकारी उस सीट पर आके बैठते हैं तो फिर वडोदरा शहर का उद्धार तो कोई नहीं कर सकता है तो वो आम इंसान कर सकता है। और वो आम इंसान सिर्फ इतना करे कि सवाल उठाएं, प्रशासन के पीछे पड़ जाएं कि ये क्यों नहीं हो रहा, हमारे वडोदरा शहर की इतनी बर्बादी क्यों हो रही है। हम सब सवाल पूछेंगे ना तो कहीं ना कहीं उनको मजबूरन वो करना जरूर पड़ेगा। नेहा मैम, आप मानती हैं? जी, है ना? और आप खुद एक्सपर्ट हैं। हम बात करें कि एनवायरमेंटल प्लानर हैं आप, तो आपके पास में इतने सारे आइडियाज होंगे। उसके साथ साथ में यहाँ पर एक और सवाल भी साथ में ही मैं जोड़ना चाहूंगी कि इसमें एनजीओ और एक्टिविस्ट, रोहित भाई जैसे एक्टिविस्ट क्या कुछ कर सकते हैं आपके सपोर्ट में आकर और हमारे शहर की छवि को और अच्छा करने के लिए? एक तो मैं बोलना चाहती हूँ कि एनवायरमेंटल प्लानर, तो एनवायरमेंट और प्लानिंग दोनों को जुड़ता है जी। तो जो अपने अभी प्रशासन में मिथ है कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट साथ साथ नहीं चल सकता, तो वो बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट बेस्ड ऑन एनवायरमेंट विल गो लॉन्ग वे, बिल्कुल। बट अगर डेवलपमेंट को एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट को डेवलपमेंट के विरुद्ध माना जाता है तो वो गलत है और ये तो बढ़ता ही जाएगा। फ्लड्स आए, ड्राउट आए, फमाइन आए, सब बढ़ता ही जाएगा। क्लाइमेट चेंज, अर्बन हीट आइलैंड, ऑल दीज आर टेक्निकल टर्म एंड वी विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। तो सिर्फ एनवायरनमेंट या नेचुरल सिस्टम्स को लेते हुए नहीं, लेकिन लैंड यूज प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, हाउसिंग, कहाँ डेवलपमेंट करना चाहिए, कहाँ डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, किस टाइप का डेवलपमेंट, क्या फंक्शंस होने चाहिए, वो सब अगर साथ में लेके चले हम तो डेवलपमेंट अच्छी ओर से विन विन सिचुएशन बन सकता है। तो ये तो मैं पहले कहना चाहती हूँ कि ये जो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का जो हेड्स ऑन है ना, वो गलत है, वो एक मिथ है और वो मिथ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ड ऑन दैट I forgot your question. ये था कि एनजीओ और एक्टिविस्ट मिलके क्या कर सकते हैं। एक्चुअली इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी प्लानिंग जी। अगर हम प्लानिंग इस तरीके से करें कि लोगों को क्या चाहिए जी और लोग उसमें कैसे सहभाग हो सकते हैं, अगर लोगों को पूछ के किया जाए तो लोगों को भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगा कि ये हमारे लिए हो रहा है। तो उसमें एनजीओज, एक्टिविस्ट, इवन नॉर्मल पीपल, आम जनता भी जुड़ जी सकती हाँ, बिल्कुल, और जुड़ना ही चाहिए क्योंकि वो उनके लिए है। जब तक उनको एहसास नहीं होगा कि ये हमारे लिए कुछ हो रहा है तो उनको भी लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, तो फिर वो एक एनीबडीज नोबडी स्टोरी हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, बाकी कोई आके कर लेगा। ऐसा नहीं होता है। तो सब लोग अगर जुड़ के काम करें तो एक, और हम कर रहे हैं, हमारा जो एक मोटो है कंसर्न सिटीजन्स का, हम अवेयरनेस भी करते हैं, हम एडवोकेसी भी करते हैं और हम ऑल्टरनेटिव्स भी बोलते हैं। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ बोलते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ये भी बोलते कि कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आवाज उठती है मगर सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ, है ना, सॉल्यूशन भी साथ में है आपके पास में कि इस तरह से करें तो हमारे वडोदरा शहर को और ज्यादा और सही मायनों में स्मार्ट सिटी बना पाएंगे हम, है ना। अभी सिर्फ बातें हो रही है। जी दीपा मैम कुछ कहना चाहती हैं? मेरे को ऐड एक चीज करना है कि वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट भी है जहाँ पे तालाबों को संरक्षण का है, एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये दो चीजें अगर हम सिटी में इम्प्लीमेंट करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे रेवाइन डंपिंग्स जो रोहित भाई या नेहा जी बोल रहे थे, तो सॉलिड वेस्ट डंपिंग का एक बड़ा मुद्दा आता है। जब एक बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन में जाता है तो कहाँ वो मलबा जाता है, वो सीधा रेवाइंस में जाके डाल देते हैं, फिर तालाबों में जाके डालते हैं। तो ये दोनों चीजों को अगर हम इम्प्लीमेंट सही तरीके से करें सिटी में, तो मेरे को लगता है कि फ्लड, बाढ़ आना तो एकदम
नई के बराबर होगा, क्योंकि रेवाइंस ओपन हो जाएंगे, आपकी डंपिंग नहीं होगा। तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा चीज़ है जो जोड़ना पड़ेगा फ्लड्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रही हैं आप। हमारे पास में अभी तो ऐसा है कि जितनी भी बातें यहाँ की जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे वडोदरा शहर को एक्चुअली है ना, पर्यावरण के मुद्दे को लेकर शहर में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा। सोचा जा रहा है तो सिर्फ डेवलपमेंट को लेकर कि वडोदरा शहर में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। आप अब है ना, वडोदरा शहर का कोई छोर हमें नजर ही नहीं आ रहा। चाहे आप वाघोड़िया रोड पर जाएंगे, चाहे आप भाईली जाएंगे, चाहे आप तरसाली मकरपुरा जाएंगे, चाहे आप छानी साइड जाएंगे, यानी किसी भी इलाके को आप जब वडोदरा शहर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको कहीं छोर नजर नहीं आएगा। इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, और वो भी बिना सोचे समझे। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जहां जहां गई हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोचा नहीं गया है, बस खड़ा कर दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो निर्माण करने वाले जो लोग हैं, उनका और प्रशासन की इतनी बड़ी मिलीभगत है कि मैं जहां जहां गई हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोचा नहीं। सॉरी, अभी वीडियो क्योंकि कब से ओपन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं आपकी कोई कमेंट भी आज नहीं पढ़ पाई हूँ। सॉरी। जवाब हम आपको कमेंट्स के जितने भी आंसर है वो ये 3 एक्सपर्ट है वो जरूर दे देंगे। आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगी आप सभी से, तीनों से सवाल है कि क्या प्रशासन को फिर वापस आप लोग जाकर मिलने वाले हैं और इस बदहाल वडोदरा शहर को और ज्यादा खुशहाल करने की कोशिश में आप लगोगे, या फिर यहीं पे आप हथियार डाल दोगे? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हथियार डालने का सवाल ही नहीं है जी। जब तक क्योंकि इतने सालों से आप लड़ते आए हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ जवाब नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे? जो हम लोगों ने आज तक लिखा है, दुख की बात है कि आज हमको ये कहना पड़ता है, हम जो कह रहे हैं वो हुआ जी। ये अच्छी बात नहीं है, बुरा लग रहा है। ऐसा क्लेम नहीं करना कि हमने जो कहा था वो हो गया जी। कहा इसलिए था कि नहीं हो। मुझे लग रहा है कि जो लिखा था उसमें बहुत सारे मुद्दे थे, उसी को लेकर हमने अभी जो टीम यहाँ पे आई, अर्बन सेक्रेटरी, हमारे पहले के जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे वो भी यहाँ पे आए थे, कलेक्टर थे वो भी यहाँ पे कमेटी के तौर आए थे। उनको हमने दोबारा ये खत जो हमने लिखे थे वो भेजे हैं, और हमने ये कहा है कि जब ये मामला संभल जाए, फिलहाल संभलने वाला बहुत मुश्किल मामला है, बारिश अभी भी गिर रही है, कभी कुछ राव साहब आए हैं, मिल लीजिए वापस उनको। नहीं तो वो हम चाहते हैं, उन्हीं को ही आपने तो वो लेटर हैंड ओवर किया था ना। नहीं, वो लेटर तो अजय बहादुर जी के पास सबको भेजा है, लेकिन हम चाहेंगे कि इनके पास ये कागज को लेकर वापस मीटिंग की जाए। हम चाहते हैं कि बड़ौदा वासी एक मदद करे कि सब कहे कि जो मुद्दे लिखे गए हैं, या तो सरकार ये कहे कि ये मुद्दे फालतू है, क्यों फालतू है, क्यों गलत है वो कहे, लेकिन इसका तय होना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो गलत है कि सही है। दूसरा मैं कहूँगा कि अगर लोगों को कुछ करना है तो लोगों को ये करना पड़ेगा, जो भी खर्चा अभी हुआ है ये साल का, हमने 2013 में जो खत लिखा था और अभी 22 मई को लिखा था, हमने साफ कहा है कि इसका खर्चा लोग नहीं भुगतेंगे, टैक्स पेयर नहीं पे करेंगे। वो खत हमने पहले जो लिखा था 2013, तृप्ति शाह और मैंने मिलकर व्यक्तिगत तौर पे लिखा था। ये बार पूरी टीम ने लिखा है कि इसका पैसा चीफ सेक्रेटरी ने कुछ नहीं किया तो उनकी जेब से, एनवायरमेंट सेक्रेटरी ने कुछ नहीं किया तो उनकी जेब से, कलेक्टर ने कुछ नहीं किया, अब पूरा बूढ़ा का मामला, ये सिर्फ बड़ौदा का नहीं, उनकी जेब से, और म्यूनसिपल कमिश्नर ने और बाकी अदर उनकी जेब से वसूल करने की बात कहनी चाहिए। ये पैसा टैक्स पेयर नहीं देगा। वहाँ से शुरू कर जो बातें कही गई है वो खुल्लम खुल्ला पत्रकारों के सामने 3 दिन के सेमिनार या वर्कशॉप को लेकर बात की जाए कि ये एकेडमिकली हमारी बातें क्यों गलत है, या सही में इसको कैसे संभाला जाए। ये हो सकता है, अगर ये बार बार होने से रोकना है तो इसमें मैं कहूँगा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी चीज़ें जो हमने लोगों ने हमको बताई उससे हम सीखे हैं। मैं तो बहुत सारी चीज़ 2005 से लेकर आज तक काफ़ी लोगों से, आम लोगों से सीखा हूँ। मुझे लगता है कि आम लोगों के पास भी बहुत सारी अकल है, समझ है, उससे रास्ता निकल सकता है। सबको मिलकर निकलना पड़ेगा। जो 2005 में भुगता भूल गए, 14 में भुगता भूल गए, 19 में अगर आप भूल गए तो माफ़ करना, हम जैसे लोग भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना ज़्यादा यूज टू होने की ज़रूरत नहीं है वडोदरा वासियों को। दीपा मैम आखिर में क्या कहेंगे, क्योंकि हमें लोगों को भी जगाना है और प्रशासन को भी नींद से उठाना है। मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग मिलके जो आज
जिनको ये प्रॉब्लम हुआ है वो बात को समझे और सामने आके बोले कि हाँ कि नहीं, ये अपने कॉर्पोरेटर्स को जाके प्रेशराइज करे कि नहीं आप ये कांच को ओपन कीजिए या फिर ये तालाब के वॉल्स जो है उसको प्रॉपरली करे, क्योंकि हर एक को ब्यूटिफिकेशंस चाहिए। उसके चलते ये आज बहुत खराब स्थिति उसकी वजह से ही है। और प्रशासन को मैं ऐसा बोलूँगी कि आप जो भी कायदे के अंदर जो भी चीज़ें हैं, लॉज बहुत सारी हैं, पर आप उसको अगर 100%, मैं तो कहती हूँ 80% इम्प्लीमेंट भी करे तो भी पूरा एकदम सब कुछ सही तरीके से चलेगा, सिनेरियो चेंज हो सकता बहुत चेंज हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें दोनों जगह से करना पड़ेगा, मतलब इवन द अथॉरिटीज़ को भी करना पड़ेगा और कुछ मैं तो ऐसा करूँगी जो हम डेवलपमेंटल मॉडल लेकर आ रहे हैं, तो मैं तो कह रही हूँ डेवलपमेंटल मॉडल को अच्छी तरह से एक बार परखा जाए कि ये सही है कि नहीं। हम जो रोड्स कर रहे हैं वो उसका कॉन्टूर बराबर है, उस रोड के चलते कहीं ब्लॉकेजेस हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। रोड्स तो बना देते हैं पर उसके बाद फिर पानी इधर का और उधर का, उसके चलते तालाब कट हो जा रही है। अब मैं बोलूँगी जैसे सूसागर ब्यूटिफिकेशन हमने बहुत आवाज़ उठाई थी, हमें पता है वो 13 मीटर का जो उनका कॉन्क्रीटाइजेशन था उसको 10 मीटर पे लेकर आए, पर उसके चलते उन्होंने कांच बंद कर दिया है जो मांडवी से राजा रानी तालाब का ओवरफ्लो आता था सूसागर पे। अब हालत ऐसा हो गया कि वही ऊपर का जो एरिया भाग है, सूसागर के ऊपर का जो भाग लगभग मंगल बाजार और उसके ऊपर, उनको गर्मियों में भी पानी नहीं मिला क्योंकि रिचार्ज हुआ नहीं ग्राउंड वाटर, और वही इलाका आज पानी में है। तो उनके पास पानी भी नहीं था और पानी में भी है, दोनों चीज़ वो फेस कर रहे हैं क्योंकि वो कांच बंद हो गया है, रिचार्ज नहीं होता। ये चीज़ें लोगों को समझना पड़ेगा। और जब कोई मॉडल सरकार लेकर आती है, एक डेवलपमेंटल मॉडल, ब्यूटिफिकेशन मॉडल, तो उसको दोनों तरफ से देखे कि हमें कितना ज़रूरत है। आज छानी तालाब को भी उन लोग ब्यूटिफिकेशन में लिया है जी। तो उसके चलते बहुत मेरे पास तो छानी का डेटा भी पड़ा हुआ है, या हरनी का डेटा, हरनी का तो मैं सीधा बता सकती हूँ। हरनी में पहले एक साल 140 पक्षियाँ आती थी, आप आज सिर्फ आपको 40, मतलब वाटर एक्वेटिक बर्ड्स तो आपको सिर्फ 10 ही दिखती हैं। तो ये जो चेंजेस है, तो लोगों को सामने से आवाज़ भी उठाना, हम तो साइंटिस्ट पेपर लिख देते हैं, पर जब आवाज़ उठाना होता है तो लोगों को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो वही कहती हूँ। हाँ, यानी अपने शहर को इतना खूबसूरत देखने की चाहत रखने वाले सभी लोग आगे आए, क्योंकि ये संस्कारी नगरी वडोदरा, कला की नगरी वडोदरा सिर्फ कहते ही रहते हैं और हमारे जैसे पत्रकार बोलते रहते हैं, अखबार के पत्रकार उसे लिखते रहते हैं, तो इससे नहीं चलेगा। हम सबको आगे आना होगा। आखिर में नेहा मैम से बात करेंगे और नेहा मैम आखिर में क्या कमेंट करेंगी, हमारे वडोदरा वासियों के लिए भी क्या खास बताने वाली हैं आप, और प्रशासन को भी कुछ बताएं ताकि हमारे ये ब्यूटिफिकेशन की और हम लोग एक अंधी दौड़ लगाकर बैठे हैं ना, उससे कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से पीछे आ जाए और हमारे शहर को वाकई सही मायने में ब्यूटीफुल बनाए। 2 चीजें बोलना चाहूंगी जी। एक तो हम जो ये खत लिखते हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, वी ऑल्सो वांट टू सी सम डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इन द कंस्ट्रक्टिव वे, नॉट जस्ट कंस्ट्रक्शन। जो हम कंस्ट्रक्शन को डेवलपमेंट समझते हैं, वो समझ को थोड़ा रीडिफाइन करना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट किसको कहते हैं। तो हम एंटी डेवलपमेंट नहीं है, हम इतना चाहते हैं कि हम सब साथ मिलके एक अच्छा मॉडल बनाएं, बड़ौदा को एक प्रोटोटाइप या पायनियर सिटी बनाएं। जैसे आपने कहा कि कल्चरल सिटी है, संस्कारी नगरी है, तो उसको हम फिर से उसको रीडिस्कवर करके नई तौर से हम ले आए उसको। तो एक मैसेज है कि वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, वी आर फॉर डेवलपमेंट इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ, तो ऐसा कहा जाता है कि कॉलेज की बातें कॉलेज में रखो, जो प्रैक्टिस में हो रहा है वो अलग, वो होते रहने दो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस विदाउट रिसर्च इट डज नॉट हैव एनी स्टैंडिंग। बहुत सही है। तो एकेडमिया और प्रैक्टिस को हाथ मिला के ही चलना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे जाने वाला नहीं है जी। तो ये मेरे 2 बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश है। आई होप पीपल टेक इट कंस्ट्रक्टिवली एंड नॉट एज क्रिटिसिज्म। बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर समझदारी वाला डेवलपमेंट चाहिए, मैम का कहना है। और यहाँ मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये 3 जो एक्सपर्ट आज स्टूडियो में बैठे,
इन तीनों के साथ में और भी कई वडोदरा शहर में एक्सपर्ट लोग हैं जो बिना किसी पैसे अपना सुझाव और अपना नॉलेज आपसे बांटना चाहते हैं। मैं प्रशासन को कह रही हूँ, अपना नॉलेज बांटना चाहते हैं हमारे वडोदरा के अच्छाई के लिए, डेवलपमेंट इन अ गुड वे। अगर हमारे वडोदरा शहर को और ब्यूटीफुल बनाना है तो ऐसे कई लोग हैं, इनकी सलाह क्यों नहीं ले रहा प्रशासन, यहाँ पर सवाल उठता है। तो बस रिक्वेस्ट यही करूंगी प्रशासन से और लोगों से भी कि इनके साथ में जुड़ जाओ, प्रशासन को कुछ कहने की ताकत इनकी बढ़ाइए और हम सब अगर साथ में मिलकर कुछ करने की कोशिश करेंगे हमारे वडोदरा शहर के लिए, तो ये इतनी खराब परिस्थिति जब आज हमने बाढ़ की परिस्थिति से हम लोग जब गुजरे हैं, और इस बाढ़ की परिस्थिति से पानी भले उतर जाएगा मगर ये परिस्थिति हमें कितने महीनों तक बाहर नहीं आने देगी ये आप सोच नहीं सकते। बड़े बड़े बंगलोज में जहाँ परिस्थिति बिगड़ी है शायद वो संभल जाएंगे, मगर जो बस्ती की हालत हुई है ना, उनको संभलने में बहुत वक्त लगेगा। तो क्यों हम ये ना सोचें कि हमारे शहर के लोगों को हम सब मिलकर सपोर्ट करें, हमारे शहर के अच्छे डेवलपमेंट में हम सब मिलकर साथ में एकजुट होकर कुछ करें। बस इतना ही कह सकती हूँ मैं, क्योंकि अक्सर हम लोग पर्यावरण के लिए बात करते रहते हैं, तो सोचिएगा ज़रूर ये जो बातें आज हुई हैं कहीं पर भी वो नेगेटिव थॉट डालने की हमारी कतई कोशिश नहीं रही है वीएनएम की, सिर्फ अच्छी बातें बताने की चाहत थी, इसीलिए आज हम लोग सब इकट्ठा हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप तीन हमारे साथ में जुड़े, और आप सबका भी माफ़ी चाहूँगी आपकी कोई भी कमेंट्स आज नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि इतनी सारी बातें थी। तो जवाब हम लोग आपको कमेंट्स में ज़रूर हमारे एक्सपर्ट देंगे, हम भी हमारी ओर से कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। वडोदरा शहर के अच्छे डेवलपमेंट के लिए और अच्छे पर्यावरण के लिए हम सबको आगे आना होगा। नमस्कार।